नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में। प्राचीन काल में सरकार का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित था। उस वक्त प्रदत्त व्यवस्थापन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि कार्यपालिका कानूनों को लागू करती थी तो व्यवस्थापिका या विधानमंडल कानूनों को बनाने का काम करते थे। उनका जो क्षेत्र था वो बटा हुआ था, स्पष्ट था। लेकिन वर्तमान में विधानमंडल और प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है, उसमें सीमा रेखा खींचनी संभव नहीं है। इसका कारण है राज्यों का लोक कल्याणकारी होना। लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सरकार का कार्य है वो बहुत सीमा तक बढ़ गया है, और इसी कारण से व्यवस्थापन के कार्य और उसकी जटिलता में भी अत्यधिक विस्तार हुआ है। तो संसद के पास अब न तो इतना समय है और ना इतना दक्ष ज्ञान कि वो विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर विचार करके अनेक कानूनों का निर्माण कर सके। फलतः संसद केवल कानूनों का खाका बनाती है और उनके संबंधित नियम उपनियम बनाने का कार्य वो मंत्रिमंडल पर या संबंधित विभागों पर छोड़ देती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। विधि निर्माण संसद का कार्य है, लेकिन आज संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं उनका स्वरूप अस्थि पंजर के समान होता है। इनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है। संसद द्वारा निर्मित कानून के मोटे खाके को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबद्ध विभागों का कार्य है। इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आदेश, नियम या उपनियम जो संसद के किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए हों, प्रदत्त विधायन की श्रेणी में आते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण क्या है? किस कारण से प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था को अपनाया गया? पहला कारण हमने अभी बात की कि राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप बन जाना और संसद के पास समय का अभाव होना। लोक कल्याणकारी राज्य को सर्वाधिक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। यद्यपि संसद ने अपने कार्य के समय में वृद्धि की है, लेकिन फिर भी उसको व्यवस्थापन को हस्तांतरित करना ही पड़ा है, क्योंकि वह समस्त कानूनों को विस्तृत रूप में नहीं बना सकती। अतः प्रदत्त व्यवस्थापन है वो जरूरी हो गया है। दूसरा कारण है कानून की जटिलता बढ़ जाना, क्योंकि आजकल कानून निर्माण में टेक्नोलॉजी के कारण, विज्ञान की उन्नति के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो कानून की जटिलता है वो बहुत बढ़ चुकी है, और संसद के पास इतनी योग्यता नहीं होती कि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को समझ सके। इसलिए संसद केवल कानूनों का मोटा खाका तैयार कर देती है और उनसे संबंधित नियम बनाने का काम मंत्रिमंडल और उनके एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों पर छोड़ देती है। तीसरा कारण है कानून का लचीलापन, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित कानून होते हैं वो लचीले नहीं होते, उनको समय लग जाता है उनमें परिवर्तन के लिए। बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिए, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाते हैं। पर यदि कार्यपालिका द्वारा कानूनों का निर्माण होगा, नियमों उपनियमों का निर्माण होगा, तो वो आवश्यकता अनुसार उन्हें सरलता से बदल पाएगी। इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन से कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है। फिर संकटकालीन स्थिति का सामना भी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि कई बार सरकार के लिए संसद का तुरंत अधिवेशन बुलाना संभव नहीं होता। तो क्या किया जाता है, किसी पुराने कानून में परिवर्तन करके या अन्य कानून के किसी आदेश, नियम या उपनियम द्वारा अनुपूर्ति करके उस समय उस स्थिति से निकला जा सकता है, उस संकट काल का सामना किया जा सकता है। और ये जो कार्य है प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन आवश्यक हो गया है। प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ देखें तो अभी हमने जैसे बात की कि संसद के समय की बचत हो जाती है, इससे कानूनों को लचीलापन प्राप्त हो जाता है। कानून निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है, संकट काल का सामना सरलता से हो जाता है, और परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन संभव होता है। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ लाभ होते हैं तो उसके कुछ हानियां भी होती हैं। इसी तरह प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना भी की जाती है, और आलोचना की है
इंग्लैंड के प्रमुख न्यायाधीश लॉर्ड हिवर्ट ने। उनकी पुस्तक है द न्यू डेस्पोटिज्म। इसमें उन्होंने प्रदत्त व्यवस्थापन की कड़ी आलोचना की है और इसे नवीन निरंकुशता कहकर के पुकारा है, न्यू डेस्पोटिज्म कहकर के पुकारा है। उनकी मुख्य दलील ये थी कि प्रदत्त व्यवस्थापन से संसद का जो महत्व है वो कम हो रहा है, क्योंकि इस पर संसद का नियंत्रण नहीं है, तो ये संसद की शक्ति के लिए एक चुनौती बन गया है। कई आधार बताए हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना के कि इससे कार्यपालिका के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। ये सिद्धांत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण विषय जैसे नीति निर्माण भी प्रदान कर दिया जाता है, जो कि एकदम अनुचित है। कभी कभी कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की जाती है, तो ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है और इसलिए कहा जाता है कि जो सेवक है उसका भी मालिक बन जाने का खतरा रहता है। लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन को यदि अच्छे प्रकार से उपयोग करना है, यदि इसका समस्या हल में उपयोग करना है, तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। जैसे प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप बड़ी सावधानी से तैयार किया जाए और कार्यपालिका पर संसद का समुचित नियंत्रण रहे, जिससे प्रशासकीय अधिकारी स्वेच्छाचारी ना बन पाए, नागरिकों की स्वाधीनता सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार जो प्रदत्त व्यवस्थापन है वो सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।